दोस्तों, अगर हम पिछले 25 सालों से भारत की हिस्ट्री की बात करते हैं तो भारत के ऊपर चाइना या पाकिस्तान से टेरर अटैक और मिलिट्री एक्टिविटीज़ देखने को मिली है। और चाहे वो कारगिल के वॉर हो या फिर पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे फिर 26/11 से लेकर पुलवामा और पुलवामा से लेकर गलवान, ये सारे इंसिडेंट्स जो है हमें इन 25 सालों के अंदर देखने को मिली। और इसके साथ-साथ बहुत सारे टेरर अटैक भी हमें देखने को मिले। और टेरर अटैक में और कोई नहीं जिसका नाम आता है दोस्तों, वो है पाकिस्तान। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए इतनी बड़ी जो है उसकी डिफेंस फोर्सेस बहुत ही दुनिया के 5 बड़ी डिफेंस फोर्सेस जो मानी जाती है, फिर उसके बावजूद भारत के अंदर ये एक्टिविटीज़ क्यों होती है? इसके पीछे क्या कारण है और इसके ऊपर भारत का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? इन सब मुद्दों के ऊपर दोस्तों इसी वीडियो में बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चाहे इंसिडेंट छोटी हो या चाहे इंसिडेंट बड़ी हो, उन सब के पीछे एक ही रीज़न होता है दोस्तों मेन, वो है कि आपके जो दुश्मन है इस केस के अंदर चाइना और पाकिस्तान, उनको भारत की वीकनेस का पता है। और जब हम भारत की वीकनेस का बात करते हैं तो दोस्तों हमें 3 चीज़ों के ऊपर जो है इस पूरे मुद्दे के ऊपर वीकनेस के 3 जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करने पड़ेंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों भारत की जनता, दूसरा है भारत की सरकारें और तीसरा है भारत की डिफेंस फोर्सेज। जब भी दोस्तों कोई टेरर अटैक होता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर हम हमारी सरकार से और हमारे आर्म फोर्सेस से कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। और हम हमेशा जो है देशभक्ति की भावना में आकर ये समझने लग जाते हैं कि हमारी सरकार और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस जो भी काम कर रही है वो अच्छा ही कर रही होगी और हमसे उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है दोस्तों, जो आपका जो एनिमी होता है उसको ये पता है कि इस कंट्री के ऊपर अगर हम अटैक करते हैं तो उसके बाद में जो उनकी पब्लिक होगी वो अपनी सरकारों के ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं डालने वाली है, तो उनकी जो सरकार है वो एक्शन लेने से बचकर निकल जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। मान लीजिए आपने अपने घर के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा रखा है और कोई भी अनजान आदमी बिना आपकी परमिशन लिए आपके अगर घर के अंदर घुस जाता है और सिक्योरिटी गार्ड अगर उसको रोकने में असमर्थ होता है, इनफैक्ट अगर सिक्योरिटी गार्ड को पता तक भी नहीं चलता है, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, मैं बता देता हूँ, आप उस सिक्योरिटी गार्ड को फायर कर देंगे और आप उसकी कंप्लेंट जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी को भी करेंगे और हो सकता है कि आप उस कंपनी से और आगे जाकर जो है कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं ले। अब आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, कारगिल के वॉर के टाइम पर कारगिल के अंदर पाकिस्तान के टेररिस्ट और पाकिस्तान की आर्मी दोनों भारत के कारगिल के अंदर भारत की लैंड को ऑक्यूपाई कर लेती है। भारत के आर्म्ड फोर्सेज, भारत की खुफिया एजेंसीज और भारत की सरकार को भनक तक नहीं लगती है। और इनमें से इन तीनों में से किसी ने भी जो है किसी भी बड़े ऑफिसर, किसी भी जनरल, किसी भी खुफिया एजेंसीज के बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इनमें से किसी ने भी दोस्तों इस्तीफ़ा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया दोस्तों? आपको उस टाइम पर इनके ऊपर जो है इस्तीफ़ा डालने के लिए दबाव डालना चाहिए था। और अगर आप ऐसा करते तो फिर जो है बाकी की जो टेररिस्ट अटैक और जो गलवान जैसी इंसिडेंट नहीं होती। क्योंकि दोस्तों जब इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी पड़ेगी तो ये अपना काम जो है वो और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों हमारे देश की गवर्नमेंट का। देखिए, हमारे 3 इनमें प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह जी हो या फिर मोदी जी हो। ये तीनों ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, कभी भी ऐसी इंसिडेंट को फाइट करने के लिए कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम लेते हैं एग्जांपल दोस्तों कारगिल का। देखिए, कारगिल के वॉर में ये क्लियर था और हमारे पास सबूत थे कि पाकिस्तान की आर्मी इस अटैक के अंदर जो है वो सम्मिलित है। उसके बावजूद जो है भारत की सरकार अपनी जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको एलओसी क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देती है। इससे दोस्तों पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज था
उनको जो है एक तरीके से ये सोच मिली कि भारत जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने से टेक्निकली डरता है। और उसके बाद में दोस्तों कुछ ही साल के अंदर पार्लियामेंट अटैक करा, फिर और बहुत सारे टेररिस्ट अटैक करे, और उसके बाद में 26/11 हुआ, और फिर जो है पुलवामा जैसी घटनाएं भी होती है, पठानकोट भी होता है, और गलवान जैसे इंसिडेंट्स भी होते हैं। पार्लियामेंट के अटैक के बाद में भी दोस्तों भारत ने कुछ नहीं किया। उसके बाद में और बहुत सारे, चाहे वो अक्षरधाम मंदिर के अंदर हमला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर टेररिस्ट अटैक हो, या फिर जो है दिल्ली के अंदर कुछ टेरर अटैक थे, या फिर जो है 26/11 हो, इनमें से किसी भी घटना के ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर किसी भी टाइप का मिलिट्री एक्शन जो है लेने से हम बचते रहे। जब 26/11 होता है दोस्तों, उसके बाद में मनमोहन सिंह की सरकार ने मिलिट्री एक्शन लेने की बजाय इंटरनेशनल प्रेशर के थ्रू इस इशू को हैंडल करना ज़्यादा बेटर समझा, और कुछ सालों तक दोस्तों इसमें भारत को सफलता भी मिलती है। भारत के ऊपर जो है फिर 4 से 5 साल तक कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होता है। इसके बाद में दोस्तों मोदी जी हमारे पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। अपनी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के अंदर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इनवाइट करते हैं, और पाकिस्तान से एक तरीके से दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया जाता है। और उसके बाद के अंदर दोस्तों पाकिस्तान जो है पठानकोट के ऊपर फिर से टेररिस्ट अटैक होता है। यहाँ पर भारत दोस्तों फिर से एक गलती करता है, और वो गलती दोस्तों बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत के जितने भी जो टेररिस्ट अटैक हुए दोस्तों, उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम हमेशा से आता है। और यहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आईएसआई का जो डेलीगेशन होता है उसको पठानकोट के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हामी भर देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारत की सरकार जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है दोस्तों। जब भारत पर पुलवामा अटैक होता है दोस्तों, तब भारत पहली बार एयरफोर्स के द्वारा बालाकोट के अंदर स्ट्राइक करता है, एलओसी को क्रॉस करता है, और ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब एक बड़ा रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है, भारत की सरकार, भारत की आर्म्ड फोर्सेस और भारत की जनता। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी ये देखने को मिलता है, भारत एक तरीके से एक सिंबॉलिक रिस्पॉन्स देकर जो है इस पूरे इश्यू को वहीं पर जो है दफना देता है। और होना तो ये चाहिए था दोस्तों, जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान जब अगले दिन रिटेलिएटरी एक्शन लेता है भारत के ऊपर, उस टाइम पर भारत की सरकार को ये आदेश दे देना चाहिए था और पाकिस्तान के कम से कम 4-5 जो फाइटर जेट्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये वाला जो एक्शन है ये भी एक तरीके से सिंबॉलिक एक्शन लेकर ही जो है पूरा मुद्दा बंद हो जाता है। पिछले कुछ सालों से दोस्तों ये धारणा बनी है कि अगर भारत पे कोई भी अटैक होता है तो उसका जो रिस्पॉन्स जो है दिया जाएगा। लेकिन फैक्ट ये है दोस्तों कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद में, पुलवामा के अटैक के बाद में, अब जब कोई छोटा-मोटा या कोई टेररिस्ट अटैक जितने भी हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री जी इवन एक्नॉलेज तक भी नहीं किया है। न कोई वो ट्वीट करते हैं, न कोई जो है बड़ा जो मिनिस्टर है उसको जो है उसके ऊपर कोई बोलता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर होती है। तो इससे ये पता चलता है कि दोस्तों कि भारत के दुश्मन ये जानते हैं कि जब तक वो छोटी-छोटी संख्या के ऊपर भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक करते रहेंगे, भारत के आर्म्ड फोर्स से जब भारत के लोगों को मारते रहेंगे, भारत की जनता को जो है वो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक कि दोस्तों 2020 के अंदर जब चाइना गलवान के अंदर अपनी आर्म्ड फोर्सेज को भारत की जो क्लेम्ड एरिया है उसके अंदर जब एंटर कर जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री टीवी पर आकर ये कह देते हैं कि हमारी बॉर्डर में कोई नहीं आया था, न ही कोई आया है। और अब जो है वो 4.5 साल के बाद में ये कहा जा रहा है, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है कि ये अनाउंस करते हैं कि चाइना के साथ में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जहाँ पर चाइना की जो फ़ोर्स है वो 2020 वाले पोजीशन पर वापस लौट जाएगी। तो क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों, फिर भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बात क्यों बोली कि हमारी बॉर्डर में न कोई आया था, न कोई आया है? इससे पता चलता है कि हमारी सरकार
चाइना जैसी जो पावर है उसके आगे डरती है और यहाँ तक कि जो है इस बात को एक्नॉलेज तक भी नहीं करती है। भारत की मीडिया जो है वो भी जो है इसके बारे में कोई भी जो है बड़ी हेडलाइन नहीं बनाती है। अगर हेडलाइन बनाती दोस्तों तो ये सरकार जो है गिर चुकी होती और ये बात हमारे जो एनिमी जो उनको पता है कि भारत की सरकार जो है इस पर एक्शन नहीं लेगी क्योंकि भारत की पब्लिक जो है वो भारत उसको पता नहीं है और वो अपनी जो आर्म्ड फोर्सेज है और अपनी जो गवर्नमेंट है उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डालती है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्म्ड फोर्सेज की। देखिए हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है वो कभी भी मिलिट्री रेडी नहीं रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कारगिल वॉर का। देखिए कारगिल वॉर के टाइम पर हमारे जो आर्मी चीफ वीपी मलिक थे उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास वेपन्स की कमी है और हमारे पास जो भी वेपन है उसको लेकर हम वॉर लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि उस टाइम पर भारत का बजट जो है कम से कम $30 बिलियन के आसपास होता था और पाकिस्तान का वही जो डिफेंस बजट है दोस्तों 3 बिलियन के आसपास होता था। इतना बड़ा गैप होने के बावजूद भी अगर हम पाकिस्तान जैसी कंट्री से फाइट नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी जो जनता है उसको आर्म्ड फोर्सेस से क्वेश्चन करना चाहिए। और यही हाल दोस्तों चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो या आज की भी अगर हम बात करते हैं जहाँ पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है दोस्तों 6 से 8 बिलियन के आसपास है, वही हमारा जो है 60 बिलियन से ऊपर का डिफेंस बजट है। और फिर भी अगर हम पाकिस्तान से अगर नहीं फाइट कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस से क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस जो वेपन सिस्टम्स भारत की सरकार से मांग रही है वो उसको देने में असमर्थ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी 2005 के बाद से लेकर अब तक जो है कोई भी नई सबमरीन डील जो है साइन नहीं हुई है। हाँ दोस्तों, यही हाल जो है एयरक्राफ्ट कैरियर का है। 2005 के बाद में अभी तक किसी भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर का डील साइन नहीं हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों 2020 के अंदर जब से चाइना के साथ में हमारा गलवान का जो इंसिडेंट चल रहा था, भारत की आर्मी को एक लाइट टैंक की ज़रूरत थी, वो भी जो है 4.5 सालों में अभी तक जो है प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के एयरफोर्स के पास में 2035 तक 1000 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होंगे, भारत के पास में कोई भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं होगा। आप फिफ्थ जनरेशन की बात कीजिए, एक कैपेबल फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं होगा। भारत जहां MMRCA के लिए 126 रफाल की ज़रूरत थी, भारत की सरकार ने केवल 36 ही रफाल जो है वो एयरफोर्स को दिए और 2015 के बाद में अभी तक किसी भी नए रफाल की डील को जो है ये सरकार साइन नहीं कर पाई है। और यहाँ तक कि दोस्तों पाकिस्तान भी जो है 2028-29 तक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट चाइना से एक्वायर कर लेगा। इन इंसिडेंट्स को रोकने का दोस्तों एक ही तरीका है, वो ये है दोस्तों कि भारत के जनता, भारत की सरकार और भारत की मिलिट्री इन तीनों को साथ आना पड़ेगा। तीनों को जो है एक अपनी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी और जो दुश्मन होगा दोस्तों उसका ऊपर उसकी कॉस्ट को जो है दोस्तों इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर भारत के ऊपर कोई भी एक्शन, कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो भारत को जो है बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है उसके ऊपर जो है अटैक करके उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और दुश्मन की जो कॉस्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।